संसाधन भूगोल में हमने 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। हम जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लास्ट 2 वीडियोस थे जो खनिज संसाधन के थे वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर दोनों का कॉमन चलेगा। जो हम एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे जो, ठीक है, दोनों क्लासेज इसमें ऐड है, जिसमें बीएड भी आपके और बीए भी है, दोनों क्लासें हैं, तो दोनों के लिए कॉमन है ये चीज़। देखिए, हमने लास्ट में जो खनिज संसाधन की बात की थी, उस खनिज संसाधन में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी कि धात्विक खनिज पढ़े थे, अधात्विक खनिज पढ़े थे, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ी थी खनिजों के अंदर। तो खनिज संसाधन के अंदर हम ऊर्जा संसाधन को और जो धात्विक और अधात्विक खनिजों को उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऊर्जा संसाधन जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि अगर हम बात करें ऊर्जा संसाधन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि जो धात्विक और अधात्विक खनिज है वो वस्तुओं के निर्माण में काम देते हैं। तो दोनों में बेसिक फर्क है। ऊर्जा संसाधन में हम पेट्रोलियम को काउंट करते हैं, ऊर्जा संसाधन में हम कोयला जो कोल है उसको काउंट करते हैं, ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस है उसको काउंट करते हैं, और ऊर्जा संसाधन में हम जो हमारे सौर ऊर्जा है या उसको काउंट करते हैं। सारी चीजें हम क्या है किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ऊर्जा संसाधन के अंदर। ऊर्जा संसाधन को समझिए, इसकी परिभाषा की ऊर्जा हमें जो है पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में मिलती है। इसका मतलब हुआ कि हमें किसी एक साइकिल के रूप में नहीं है कि साहब कि हम एक सोर्स से ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसा हमने बात किया कि कुछ जो खनिज संसाधन है, ये जो कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये भी क्या है खनिज संसाधन है, लेकिन ये ऊर्जा के रूप है। लेकिन कुछ भौतिक क्रियाएं हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जिनकी ऊर्जा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ज्वार हुआ, पवन हुई, या सौर ऊर्जा हुई। ठीक है, ये तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हमारे खनिज संसाधन जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, उससे हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है, पहले तो इसका समझिए कि पेट्रोलियम क्या चीज है। पेट्रोलियम को समझने के लिए हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी संसाधन भूगोल में, तो हमने बात की थी कि पृथ्वी जो है संसाधन बनने में काफी समय लगता है। कि हमने 2 चीजों की बात करती, तो एज की बात की थी कि पृथ्वी की उम्र क्या है, तो उसके अलावा हमने बात की थी कि पृथ्वी के अंदर जो है संसाधन कैसे बनते हैं, पर जो है एक्टिविटीज होती है। ये हम शुरुआत में देखा था कि चट्टानें होती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, और आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक बोलते हैं। आग्नेय चट्टान है साहब इग्नियस रॉक जिसको हम बोलते हैं, दूसरी आपके सेडिमेंट्री जिसको आप अवसादी चट्टान बोलते हैं, तीसरी आपके मेटामॉर्फिक जिसको आप पैंथरिक बोलते हैं। ये तीनों चट्टानें हैं, इन चट्टानों के फलस्वरूप ही जो है खनिज संसाधनों का निर्माण होता है। यानी कि अर्थ के जो हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर इन 3 ही चट्टानों की वजह से बना है। जिसमें इग्नियस रॉक जो सबसे प्राचीन चट्टान है कि सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडा हुई तो कौन सी बनी, आग्नेय चट्टानें बनी। उसके बाद फिर उसके अवसाद के रूप में जब जमा हुए तो अवसादी चट्टानें बनी, और कायांतरित चट्टानें उनका रूप बदला तो वो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हुई। अब जब पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडी होने के बाद पृथ्वी के ठंडी होने के बाद जब धीरे धीरे इसमें वायुमंडल बना, वायुमंडल बनने के फलस्वरूप जीवों का अस्तित्व इस धरातल पर आया। तो जीवों के अस्तित्व के रूप में सबसे पहले एक कोशिकीय के जीव बने जो कि पानी के अंदर पनपे, जिसमें पानी के अंदर रेंगने वाले सर्प थे, मछलियां थी, ये धीरे धीरे जो है पनपे। उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास के साथ साथ वनस्पति का उद्भव हुआ, वनस्पति का काई लीचन छोटी छोटी वनस्पति बनी। फिर उसके बाद बड़ी वनस्पतियों का उद्भव हुआ, जैसे पेड़ पौधे वगैरह इनका। फिर बड़े बड़े जीवों का जैसे बड़ी मछलियों का, वेल मछली हुए, डायनासोर्स हुए, उनका उद्भव हुआ। तो इन सब का उद्भव हुआ। लेकिन हम बात करते हैं कि जुरासिक जो काल था, उस काल के दौरान जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई, पृथ्वी की हम बात करें तो सबसे पहले इस पे एक ही महाद्वीप था जिसे कि हमने पेंजिया कहा। ठीक है, और एक ही महासागर था जिसे हमने पेंथालसा कहा।
तो पेंजिया और पैंथालासा थे, शुरुआत में उनका अस्तित्व था। पेंजिया दो भागों में टूटा, जिसको ऊपर वाला जो भाग था, उत्तरी भाग, उसको अंगारालैंड कहा गया, और जो दक्षिणी भाग था उसको गोंडवानालैंड कहा गया। तो इस तरह से महाद्वीपों का फिर धीरे धीरे निर्माण हुआ। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दोनों अलग अलग भागों में टूटे, और टूटने के फलस्वरूप क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों के निर्माण के पश्चात धीरे धीरे जब वनस्पति विकसित हुई, और वही वनस्पति जब महाद्वीपों के विखंडन के कारण धरातल के नीचे दब गई, वनस्पति और जो जीव जंतु थे वो क्या हुए, धरातल के नीचे दब गए। जब धरातल में उथल पुथल हुई, जब जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, या प्लेटें इधर से उधर खिसकी, जो अर्थ की जो प्लेटें हैं वो, तो उनके फलस्वरूप जो उथल पुथल हुई, उसके फलस्वरूप जो जीव जंतु और वनस्पति, जो वेजिटेशन की हम बात करते हैं, वो पृथ्वी के धरातल में दब गई। अब दबने के पश्चात ये हजारों लाखों वर्षों तक अंदर दबे रहे। तो पृथ्वी के अंदर आपको पता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो तापमान, वनस्पति और जीव जंतु जो पृथ्वी के धरातल के अंदर दब गए थे, उनको तापमान की प्राप्ति हुई और दबाव पड़ा उनके ऊपर। तो उस तापमान और दबाव के फलस्वरूप वो रूप परिवर्तित हुआ। उनका रूप कैसे परिवर्तित हुआ कि जैसे जो हम बात करें वनस्पति थी, जो वनस्पति थी वो कोयले में कन्वर्ट हुई। जो जीव जंतु या अन्य जो छोटे मोटे जीव जंतु थे वो किस में कन्वर्ट हुए, उनकी हड्डियों के कारण, कैल्शियम की मात्रा के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। तो धीरे धीरे इन चीजों का अस्तित्व आया। पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम और जो कोयला था, इसके साथ में आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी। देखिए, जहां पर प्रेशर पड़ेगा, तापमान मिलेगा किसी भी तत्व को, वो क्या है, वो उस प्रेशर को प्राप्त करकर वहां पर एक गैस का निर्माण होता है, जिसे हम प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीजें ये हमें धरातल अंदर वाले भाग में मिलती है। तो उसमें हमने सबसे पहले बात की पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम कैसे बना। वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनके दबने से जब तापमान मिला और दबाव प्राप्त हुआ, तो उसकी वजह से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो अब पेट्रोलियम जो है कि जैसे शुरू में जब पेट्रोलियम की प्राप्ति 1800 और 56-55 के आसपास जब इसकी प्राप्ति हुई पेट्रोलियम की, तब इसका उपयोग पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसके उपयोग बढ़ने के साथ साथ इसका जो है, हम कहते हैं, उपभोग भी बढ़ता गया। जैसे पेट्रोलियम का जो है हम उत्पादन है, शुरुआत में बहुत कम था, क्योंकि इसके उपयोग नहीं पता थे लोगों को। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग पता लगे, उसके बाद इसका उत्पादन बढ़ा। तो पेट्रोलियम की बात करें कि हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप है, जो हम दिन भर में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग होता है। जैसे हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं तो उसमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। देखिए, अब हम तीन चीजों की बात करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। तीनों चीजों में इनके जो कार्बन तत्वों का फर्क है, यानी कि कोई हल्का है, कोई भारी है। जो जितना ज्यादा हल्का होता जाएगा वो उतना ही कीमती होता जाएगा, या उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होगी, वो धुआं कम देगा। आपने सुना होगा कि डीजल वाली जो गाड़ियां हैं वो अधिक धुआं देती है, और जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं वो कम धुआं देती है। तो उसका रीजन यही है कि पेट्रोल सबसे हल्का है, उसमें कार्बन की मात्रा कम है, जिसकी वजह से वो धुआं कम देता है, और उसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। डीजल उससे अधिक धुआं देता है। कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन उससे भारी होता है, तो वो अत्यधिक धुआं देता है। कैरोसिन जैसे हम स्टोव में जलाते हैं तो वो अत्यधिक प्रदूषण करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम पेट्रोलियम पदार्थों से करते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि जो बेसिक हमारे जो हम जो वाहन चलाते हैं उनके अंदर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग है। जैसे मशीनें हैं, मशीनों को चलाया जाता है इनसे। ठीक है। वस्त्र जो हम निर्माण करते हैं, जैसे कई हम ड्राई क्लीन की बात करते हैं, तो ड्राई क्लीन जब किया जाता है कपड़ों को, तो उसमें पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल से उस चीज को धोया जाता है जिसकी वजह स्नेहक के रूप में, तो उसकी वजह से कपड़े के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं, वो खराब नहीं होता है। ठीक है। और कृत्रिम रबड़ के निर्माण में इसका जो प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, नायलॉन, टेरलिन, दवाइयाँ, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य सामग्रियाँ, यहाँ तक कि जो हम खाने पीने की सामग्री है उनमें भी कुछ मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। दवाइयों में सर्वाधिक इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। दवाइयों को परिष्कृत करने में इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक जो बनाया जाता है वो भी इनके उपयोग किया जाता है। तो ये तो इसके पेट्रोलियम के उपयोग हैं। अब पेट्रोल को जो हम प्राप्त कैसे किया जाता है,
देखिए पेट्रोल को जो है भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर से या इंटीरियर पार्ट से कुओं के द्वारा निकाला जाता है। सबसे अहम बात है कि पेट्रोल का पता कैसे लगाया जाता है। पेट्रोल को जब हम कहीं किसी भी स्थान पर है वहाँ पर पता लगाने के लिए आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग पद्धति। तो खुदाई की जाती है, खुदाई करने के बाद में अगर मान लीजिए किसी स्थान पर आंतरिक भाग में कार्बन पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक है या अत्यधिक मात्रा में है, तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन जिनको हम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन की अगर मात्रा है उस क्षेत्र में चट्टानों में, तो वहाँ पर डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको, पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा। अगर हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा किसी भूमि में अंदर नहीं है आंतरिक भाग में, तो वहां पर आपको पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन, जैसे हम बाड़मेर की बात करें, तो बाड़मेर में जब तेल के कुओं का पता इसी तरीके से लगाया गया कि वहां पर ड्रिल किया गया। ड्रिल यानी कि जैसे आप जो हमारे समरसेबल होता है, वाटर पंप होते हैं, जैसे उसी प्रकार से ड्रिल किया जाता है और नीचे से जो चट्टाने जो बाहर आती है उसका टेस्ट किया गया। अगर उसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि वहां पर पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है। तो इस तरह से उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद में फिर वहां पर कुएं खोदे जाते हैं, तकरीबन 5 से 7 फीट चौड़े कुएं होते हैं। उन कुओं की खुदाई कर कर तकरीबन ये 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर इस गहराई तक, 1 किलोमीटर इतनी गहराई तक होते हैं। इतना खोदने के बाद में जो वहाँ की जो चट्टाने हैं, ये लिक्विड रूप में मिलता है, ये ठोस रूप में मिलता है। पेट्रोलियम जो है दोनों रूपों में मिलेगा आपको। लिक्विड रूप में तो चट्टाने पिघली हुई अवस्था में मिलेगी, ठीक है, और ठोस अवस्था में आपको चट्टान के रूप में मिलेगा, ताकि इसको फिर बाहर निकाल कर पिघलाया जाता है। जब ये बाहर निकल कर जब ये पिघल जाता है, पिघलाने के बाद इनको सबको अलग किया जाता है। देखिए गैसोलीन पदार्थ अलग किए जाते हैं, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसको अलग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, उनको अलग किया जाता है। और जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं गैसोलीन से, वो गैसोलीन भी इसी के द्वारा, जिसको हम जेल बोलते हैं, वो भी इसी से निकलता है, तो उसको अलग किया जाता है। ये तो था, हमने समझा कि इसको निकाला कैसे जाता है। अब कुओं से जो निकलने वाला जो तेल है वो गाढ़ा तरल होता है, मतलब कि बहुत गाढ़ा होता है लेकिन तरल मात्रा में होता है। जो पेट्रोल का निर्माण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में हाइड्रोकार्बन के तत्वों के विभिन्न अनुपातों में मिश्रित होने से होता है। देखिए मैंने कहा था कि अभी हाइड्रोकार्बन जहाँ मिलेंगे वहीं पर पेट्रोल मिलेगा आपको। तो हाइड्रोकार्बन के जो तत्वों के मिश्रण का पता लगाता है कि कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, तो उसे हमें पता लगता है कि पेट्रोलियम कितनी मात्रा में मिल सकता है। तो भूगर्भ से प्राप्त पेट्रोल में अवांछित पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। पेट्रोल के साथ बहुत सारे अनवांटेड जो है वो पदार्थ भी जो है एलिमेंट्स है वो भी मिलेंगे, ठीक है, वो भी इसके साथ मिक्सअप के रूप में मिलेंगे, जिनको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखिए पेट्रोल को बाहर निकालने के बाद में ऐसा नहीं कि वो हमें सीधे रूप में प्राप्त होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो रासायनिक कुछ तत्व उसमें मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से डीजल अलग हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, गैसोलीन अलग हो जाते हैं, और उनको एक विभिन्न टेम्परेचर दिया जाता है। उस टेम्परेचर पर वो सब के सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर कुओं से जो निकलने वाला जो तेल है वो क्या होता है, उसमें अवांछित पदार्थ मिले होने के कारण अशुद्ध होता है, और उस अशुद्ध पदार्थों के मिश्रण को हम कहते हैं क्रूड ऑयल। आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जो कहा जाता है। तो कच्चा तेल क्या है कि जो अवांछित पदार्थ उस तेल में मिले हुए रहते हैं उनको साथ में निकाला जाता है, तो वो जो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रूड ऑयल। फिर उस क्रूड ऑयल को शुद्ध करके इन सभी तत्वों को अलग अलग किया जाता है। देखिए अशुद्ध तेल में जो हम बात करते हैं कि एक तो होता है शुद्ध तेल, एक होता है अशुद्ध तेल, ठीक है। अशुद्ध तेल में विभिन्न अवांछित तत्वों की मात्रा के अनुसार इसे हल्का तेल, जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, एवं भारी तेल जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, दो भागों में विभाजित किया जाता है इसे। अब वर्तमान समय की बात करें तो पहले जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं, 17वीं सदी की बात करते हैं, तो उस समय तक क्या है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता था। कोयले का उपयोग होने की कारण क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। जब हम बात करें कि तकनीकी की, तो
तो तकनीकी विकसित नहीं होने की वजह से उस समय तक इसका कोयले का उपयोग होता था। जैसे मशीनें जो चलाई जाती थी वो कोयले की भाप से चलाई जाती थी। हम रेल इंजन की बात करें वो भी किससे चलाया जाता था, वो भी कोयले की भाप से चलाया जाता था। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग एक कच्चे मेटेरियल के रूप में जो विभिन्न उद्योग धंधे हैं उनमें काम लिया जाता था। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा जैसे रेल इंजन चलाए गए या कोई भी स्टीम चलाई गई, कोई भी आप देखें कि उद्योग धंधों की मशीनें हैं उनको चलाया गया, कोई भी शक्ति से संचालित होने वाली चीज़ों को चलाया जाता था। तो पहले कोयले का उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में जब पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ा तो कोयले के साथ साथ ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया कि इसकी वजह से कि हम आसानी से जैसे कोयला में हमें पहले भाप पैदा करनी पड़ती थी, उसके बाद उसे काम लिया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग सीधे किया जा सकता है, जो कि सीधे ही ऊर्जा संचित करता है। अब पेट्रोलियम की बात करें तो कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत भारी पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से स्टोर करके ले जाया जा सकता है, पाइपलाइन के द्वारा ले जा सकता है इसको, ठीक है। इसका शुद्धिकरण भी आसानी से हो जाता है। जबकि कोयले में ये सारी कमियां थी कि कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अंदर काफ़ी भार वहन करना पड़ता था, काफ़ी उसका भाड़ा लगता था, यानी किराया लगता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने पर। फिर उसकी क्वालिटी के अनुसार उसका दाम होता था, ठीक है। जबकि पेट्रोलियम में क्या है कि पेट्रोलियम को टैंकर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, या पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अब हम पेट्रोलियम की उत्पत्ति की बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों पेट्रो और ओलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब है रॉक यानी कि चट्टान, पेट्रो का मतलब है चट्टान है, जगह ओलियम का मतलब होता है जेल यानी कि तेल, यानी कि पेट्रोलियम का लगभग 100% भाग। यानी कि हम बात करें पेट्रोलियम की तो चट्टानों में जो पेट्रोलियम मिलता है वो है पेट्रोलियम। अब इसका जो हम बात करें पेट्रोलियम की कहाँ मिलता है, तो पेट्रोलियम मिलेगा आपको बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों में। कभी भी पेट्रोलियम आग्नेय चट्टान में इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि इग्नियस रॉक का आपको पता है कि न तो उसमें जोड़ होते हैं न उसमें जगह होती है। लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती है जो आग्नेय चट्टानों के कट छट कर जमने से बनती है, तो उन अवसादी चट्टानों में ही इसके जमाव मिलते हैं। तो अवसादी चट्टानों का जमाव हमारी पृथ्वी के ऊपर 4 से 5 किलोमीटर की जो रेंज है उस परत के दौरान मिलते हैं, ठीक है। वैसे इसकी हम बात करें तो 20-25 किलोमीटर की रेंज की गहराई तक भी पाई जाती है अवसादी चट्टानें, क्योंकि मिट्टी की जो परतों की बात करते हैं, हमने मिट्टी की परतें पढ़ा था, तो मिट्टी की परतें काफी गहराई तक है। तो वहां तक तो उत्पादन जो है इसका बलुआ और चूना पत्थर का जहां जमाव मिलेगा वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि चूना पत्थर जो है उसमें जोड़ भी होते हैं, उसमें छिद्र भी होते हैं, उन छिद्रों में उन जोड़ों में ये पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम का देखिए बनने की हमने बात की थी कि इसके जो सिद्धांत थे वो काफी सारे सिद्धांत थे, लेकिन वर्तमान में जो है कार्बनिक सिद्धांत है वो सर्वमान्य है, यानी कि कार्बन पद्धति के आधार पर पता लगाया जाता है कि कहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इसी सिद्धांत को मान्य माना गया है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि जीव और जो वनस्पतियां थी वो पृथ्वी में दब गए। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई उस दौरान जीव जंतु क्या थे, वो दब गए। तो वो दबने के फलस्वरूप जब ऑक्सीजन की कमी के कारण इनके सड़ने गलने से रूप परिवर्तित होने के कारण पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। देखिए जब तक किसी भी तत्व में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वो खराब नहीं होगा। आपको पता है जब भी कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो सड़ गल क्यों जाता है, क्योंकि मरने के बाद उसकी श्वास प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसके शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है, यानी कि उसको छोटे छोटे जीव जंतु खाना शुरू कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके कारण क्या होता है, तत्व सड़ने गलने लगते हैं और उसकी वजह से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। अब कुओं से जो है हम अशोधित तेल क्रूड ऑयल निकल जाता है, जिसे शोधित यानी कि परिष्कृत यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है। शोधित तेल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, गैसोलीन या पेट्रोल जो कि सबसे हाई क्वालिटी का होता है, फिर उसका डीजल आता है, फिर केरोसिन। तो हम पेट्रोल की बात करें तो यह सबसे अधिक शुद्ध व हल्का होता है।
देखिए शुद्ध होता है, साथ में क्या होता है, ये हल्का होता है। जिसका प्रयोग वायुयान तथा मोटर कारों में होता है, किसका, पेट्रोलियम का। जितना ज़्यादा किसी उसके अंदर, वायुयान के अंदर या जो मोटर कारें हैं उनमें पेट्रोल का प्रयोग ज़्यादातर इसीलिए किया जाता है क्योंकि शुद्ध होता है और उसकी वजह से फिर कार्बन कम निकलता है और वातावरण जो है अशुद्ध कम होता है। फिर हम दूसरा बात करते हैं डीजल की। तो यह पेट्रोलियम से मध्यम भार का होता है, जिसे सामान्यतः बस, ट्रक, रेल इंजन व जलयान आदि में काम में लेता है। जो अच्छी अच्छी मोटर कारें हैं उनमें पेट्रोलियम का काम में लेता है, ठीक है। हम डीजल की बात करें तो जैसे बस हुई, ट्रक हुई, रेल हुई, इंजन हुई, जिसके अंदर माल ढुलाई का काम रहता है, यानी कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वहां पर डीजल का प्रयोग करता है उन वाहनों में। फिर आता है आपकी केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, जो कि घरेलू कार्यों में उपयोग रहता है। ये नंबर 3rd पे आता है, यानी कि इसकी क्वालिटी काफ़ी घटिया होती है, मतलब कि अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। अब हम पेट्रोलियम के संचित भंडारों की बात करते हैं। जो पेट्रोलियम के संचित भंडारों की बात करें तो इनका जो सर्वे किया गया, उस सर्वे के अनुसार जो विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो उसमें 7,460 करोड़ मीट्रिक टन ये पेट्रोलियम के संचित भंडार है टोटल वर्ल्ड के। तो जिसका लगभग जो 50% जो भाग है वो कहाँ से निकाला जाता है, मध्य पूर्व। हम एशिया की बात करते हैं, एशिया के अंदर जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, सऊदी अरब वाला पार्ट है, उसकी बात करते हैं, वो है 50%, यानी कि मध्य पूर्व में आता है वो। फिर उसमें से 12% जो है उत्तरी अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में 10% जो पेट्रोलियम के भंडार है। उत्तरी अमेरिका में 18% इसके भंडार है। रूस में 10% इसके भंडार है और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया में संचित है। यानी कि सर्वाधिक जो इसके भंडार वो कहाँ है, वो है एशिया में, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ये जो भाग है, अबू धाबी, ये वाला जो पार्ट है, उस वाले पार्ट में। अब हमने ये जो हमने इसकी बात करी कि पेट्रोलियम के संचित भंडारों की, तो उसके अनुसार देखिए कि इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि विश्व का जो 2/3 पेट्रोलियम है वो एशिया महाद्वीप में जमा है। विश्व का लगभग 2/3, अगर टोटल 3 बोलते हैं इसे, तो वो 2/3 भाग इसमें जमा है, एशिया में जमा है। ये देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसके जो है, इस टॉपिक का मैप वाला जो पोर्शन है, मैं पीडीएफ वो आपके ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगी। जहाँ पर आपके थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, लेकिन जो पीडीएफ मैं आपके ग्रुप के अंदर डालूंगा उसमें मैपिंग वाला डालूंगा ताकि आपको समझने में आसान रहे कि कहाँ कहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है, कितनी मात्रा में, ठीक है, वो मैं डाल दूंगा आपको इसमें। तो हम एशिया की बात कर रहे थे कि एशिया में 2/3 पेट्रोलियम पाया जाता है। अब इसमें भी कौन सा, दक्षिणी पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिमी जो एशिया की बात करते हैं हम, कि दक्षिण पश्चिम एशिया में सऊदी अरब में विश्व का 1/4 जमाव है। कि एकमात्र ऐसा जो हम बात करें सऊदी अरब की, उसमें विश्व का कितना है, 1/4 जमाव। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि हमने बात करी थी अंगारालैंड और गोंडवानालैंड की। इन दोनों के बीच में एक सागर था, टेथिस सागर, ठीक है। जी, अंगारालैंड की जो हम बात करते हैं वो यूरोप और एशिया वाला भाग था, जबकि गोंडवानालैंड की बात करें तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये वाला भाग था। इस बीच में टेथिस सागर था। जब टेथिस सागर में नदियां प्रवाहित होती थी तो अपने साथ में अवसाद जमा करती रहती थी, तो वो अवसादों के जमाव की वजह से टेथिस सागर पूरा भर गया। और भरने के बाद में जब यहाँ पर पर्वतों के उत्थान हुए, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है सऊदी अरब वाला, यानी कि एशिया का दक्षिणी पश्चिमी एरिया है, ये पूरा क्या है, टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में है। यहाँ पे अवसाद सर्वाधिक मात्रा में जमा थे, इसी वजह से यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे। जो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में आपको ध्यान है, तो भूमध्य सागर जो है वो उसी का अवशेष है। इसके अलावा हम बात करें जो भारत के अंदर जो थार का रेगिस्तान है, वो भी टेथिस सागर का ही अवशेष है, ठीक है। जब जांच पड़ताल की गई तो टेथिस सागर का अवशेष पाया गया उसके अंदर आंतरिक भाग में, तो इस वजह से उसे वो भी टेथिस सागर का अवशेष है जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ अधिक मात्रा में पाए गए।
तो जो हम बात करें कि विश्व का 1/4 यानी कि 1/4 जो जमाव है वो कहाँ है, वो सऊदी अरब में है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया में, तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये पेट्रोलियम के यहाँ पर विशाल भंडार है। अब देखिए इनकी विशाल भंडार होने के साथ साथ इनकी लोकेशन देखिए, आप लोकेशन देखेंगे आप जब मैप में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक तरफ ये लाल सागर से घिरे हुए हैं, एक तरफ आपके ये अरब सागर से घिरे हुए हैं, और एक तरफ आपके फारस की खाड़ी से घिरे हुए हैं। तो तीनों तरफ इनकी क्या है, पानी का जो विस्तार है, तो इनको आसानी रहती है जब ये पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात आसानी से कर पाते हैं। और इनके जो तेल के कुएं हैं वो तटीय क्षेत्रों में ही है, जो तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक तेल के कुएं हैं वहीं से ये तेल निकालते हैं और उसी को ट्रांसपोर्ट के द्वारा, दलियानों के द्वारा एक दूसरे देश को भेज देते हैं। इसके अलावा हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में जो है ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे तथा कुछ जो पूर्वी देश है उनके अंदर भी पेट्रोलियम के भंडार है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम का विश्व में उत्पादन। देखिए पेट्रोलियम का विश्व में उत्पादन, जिसमें मैंने कहा था कि 18वीं सदी में शुरू हुआ था, ये 1848 की बात है कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम की प्राप्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है, वहाँ पर अलेग्नी नदी बेसिन है। उस नदी बेसिन में 1848 में सैमुअल कीर को हुई, एक भूगोलवेता थे, एक भूगर्भवेता जिसको हम कहते हैं, तो सैमुअल कीर ने 1848 में वहाँ पे खुदाई की, तो उनको यहाँ पर पेट्रोलियम का लगा कि ये कुछ अलग चीज़ है, तो उन्होंने इसे पेट्रोलियम कहा। इसे सैम्यूल ने सैन्य का तेल, देखिए स्टार्ट में अपने नाम पर उन्होंने इसे क्या कहा, सैन्य का तेल नाम दिया, अपने नाम पर इसका नाम दिया, सैन्य का नाम दिया। तो इसे शुरुआत में से क्या कहा गया, फलस्वरूप सैन्य का ऑयल कंपनी जो थी, इसके कर्नल एडविन एल ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के टिट्सविले में तेल उत्पादन के लिए कुआं खोदने का कार्य किया, सैन्य का नाम दिया गया। फिर सैन्य का ऑयल के नाम से ही जो थी कंपनी विकसित की गई। फिर उसके जो कर्नल थे एडविन ड्रैक ने जो है पेंसिल्वेनिया के टिट्सविले जगह का नाम है, वहां पर तेल के उत्पादन शुरू किया, ठीक है, उसको वहां पर कुआं खोदकर तेल का उत्पादन शुरू किया गया। फिर 27 अगस्त 1859 में ड्रैक ने एक 21.2 मीटर गहरा कुएं से पेट्रोलियम की प्राप्ति की। मुझे केवल 21.2 गहरा मीटर इतना ही था वो कुआ जिससे उन्होंने पेट्रोलियम की प्राप्ति की, यानी कि उनको हाइड्रोकार्बन्स मिले, और उन देखिए पहले हाइड्रोकार्बन्स का पता नहीं था, तो उसके आधार पर पेट्रोलियम का पता नहीं लगाया जाता था। पहले केवल उसकी जो एलिमेंट्स के जो तत्व के जो आपकी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म, उसके आधार पर पता लगाया जाता था। तो 21.2 मीटर गहरे कुएं से केवल पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। इसके बाद इसका व्यापारिक स्तर पर दोहन प्रारंभ हुआ। बात करें इसकी तो सन 1880 की बात करें तो रूस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, जापान और भारत में अगर इसकी बात करें तो 1867 में पेट्रोलियम का दोहन प्रारंभ हुआ था भारत में, ठीक है। अब 1930 तक जो है विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन 130 करोड़ बैरल हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इन दोनों का परसेंटेज देखिए आप कि यूएसए कितना करता था, 63% उत्पादन करता था, जबकि रूस कितना करता था, केवल 10%, ठीक है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है इसकी जो है लगभग वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को इसके उपयोग का पता लगा कि ये कितना उपयोगी है, तो इसका उपभोग बढ़ गया। उपभोग बढ़ने से इसके उत्पादन में वृद्धि हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम बात करें तो सोवियत संघ, जो रूस था, पहले विघटन नहीं हुआ था, उसको बात करते हैं सोवियत संघ, तो वो बृहद पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र बना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन हम 1990-91 की बात करते हैं, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, 14-15 देश इससे अलग हुए, तो वो विघटन के बाद में ये वापस से पिछड़ गया, यानी कि 1945 से लेकर 1990 तक ये नंबर 1 रहा, वृहद उत्पादक देश रहा रूस, ठीक है। उसके बाद में ये पिछड़ गया। वर्तमान में हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम के उत्पादन निम्न देशों में देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिण पश्चिमी एशिया की। तो विश्व की जो कुल संचित भंडार का जो 2/3 तेल है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में जमा है। यहाँ पर अनुकूल भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, परिवहन के लिए जो है पाइपलाइन को जाल फैला हुआ है, ठीक है। और विदेशों से जो प्राप्त अधिकतम पूंजी, मतलब कि विदेशी कंपनियों ने यहाँ काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और तो ये जो क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने, कोई भी प्रोडक्शन जब चलता है तो जब तक उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, जब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उत्पादन के लिए आपको तकनीकी चाहिए, ठीक है, सस्ते श्रमिक चाहिए,
आपको पूंजी चाहिए। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी जब उपलब्ध होती है तो ही वो उत्पादन किसी वस्तु का बढ़ता है। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर आदि जो देश है ये प्रमुख इसके उत्पादक देश है। ये सारे सऊदी अरब के चारों तरफ फैले हुए सारे के सारे देश ये वहीं पर, तो इसका वहीं पर सारा केंद्रित है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो सभी देश है इन्होंने मिलकर जो है एक पेट्रोलियम संघ बना रखा है, ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक संघ, ओपेक, ओपीईसी की ये बना रखा है, निर्माण किया है, जो पेट्रोलियम के निर्यात एवं उत्पादन को नियंत्रित करता है। देखिए ओपेक बनाने का मकसद ये था कि पहले कोई भी देश आता था अपना उपनिवेश बनाता उस देश को और वहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन करता और उसे बेचकर वहां से वो निकल जाते, ठीक है। लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया उन्होंने, ये एक संघ बनाया, पेट्रोलियम निर्यातक संघ, ओपेक, ओपीईसी ये बनाया, जो कि क्या करता था, इसके निर्यात को भी कंट्रोल करता था और इसके उत्पादन को, कि आप इतनी ही मात्रा में इसका उत्पादन करेंगे और इतनी मात्रा में आप निर्यात करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें हम जो आगे बात करेंगे कल वाली क्लास में करेंगे।